क्लास 12th स्टूडेंट्स, तो आप सभी के एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं, यानी कि 15 मार्च और आज है 10 तारीख। तो यानी कि बहुत कम समय बचा है। तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे एग्जाम ओरिएंटेड, सारी चीज़ें, सारा रिवीजन हम करा चुके हैं। लेकिन रिवीजन के साथ साथ प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी होती है। यानी कि जो कि हम 15 तारीख को क्वेश्चन पेपर देने वाले हैं, उसकी प्रिपरेशन हम किस तरीके से करें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ सैम्पल पेपर्स को वो सॉल्व करें। जैसे कि आपने देखा था कि सीबीएसई मॉडल सैम्पल पेपर मैंने आपको पहले ही इशू करके दिया था। जब सीबीएसई ने उसे इशू किया तो मैंने तुरंत ही आपको वो बता दिया पैटर्न कि आपका क्वेश्चन पेपर किस पैटर्न से आएगा। लेकिन अगर हम इसी पैटर्न की प्रैक्टिस कई बार कर लें तो हम काफ़ी हद तक एग्जाम के जो एक फियर होता है उससे जीत सकते हैं। क्योंकि अक्सर क्लास 12 के स्टूडेंट्स को ये कंप्लेंट रहती है कि मैम समय बहुत कम रहता है और लिखने को बहुत होता है। ये बात तो सही है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बहुत ही सावधानी से अपने टाइम को देखें और समझें कि आपको किस सेक्शन में ज़्यादा कितना टाइम लग रहा है। तो इसी के लिए हम आपको करा रहे हैं सैम्पल पेपर। ठीक है, तो करीबन 5 सैम्पल पेपर कराऊंगी ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। तो डेली आपके पास में एक सैम्पल पेपर आए। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं क्लास 12th हिंदी कोर का सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 1। याद रखिएगा कोड, क्योंकि सीबीएसई में जो आपके पास दो कोर्सेज होते हैं, कोर और इलेक्टिव, इन दोनों के ये जो पेपर कोड होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो कोर का पेपर कोड होता है 302। ठीक है, अब ये जो सैम्पल पेपर मैं करा रही हूँ सेशन 2024 और 25 के लिए। ठीक, चलिए देखिए इसमें आगे क्या दिया गया हुआ है। तो सबसे पहले हमारे पास आएंगे कुछ दिशा निर्देश। अब ये दिशा निर्देश क्या हैं, इनको समझना आपके लिए जरूरी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके जो निर्धारित समय है उससे 15 मिनट पहले मिलेगा। तो उस 15 मिनट को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिएगा। उस 15 मिनट में आपको पेपर भी पढ़ना है, साथ ही अपठित गद्यांश और पद्यांश के जो भी क्वेश्चन हैं उन्हें आप निकाल लेना और पठित गद्यांश और पद्यांश के भी निकालिए। ठीक है, तो इससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा। देखिए कुछ निर्देश हैं। 3 घंटे का समय दिया जाएगा, 80 मार्क्स का पेपर रहेगा। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका पालन करिए। तो कभी आप लोग ये मत सोचिएगा अरे ये तो ऐसे ही लिख दिए गए, ये लिखे इसलिए जा रहे हैं कि आप इन्हें पढ़िए और इनका पालन कीजिए। यह प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभाजित है। कितना? 3 खंड, 3 खंड दिए हैं, का, खा और गा। ठीक है, खंड का में अपठित बोध पर आधारित प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो ध्यान रखिए, खंड का में आपके पास में एक अपठित गद्यांश आएगा और एक अपठित पद्यांश आएगा। इन पर आधारित जो प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पीय भी हैं और वर्णनात्मक, दोनों तरह के प्रश्न आए। खंड खा में पाठ्यपुस्तक, अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो आपकी जो तीसरी बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, कोर में उसमें 6 चैप्टर्स आ रहे हैं। इन 6 चैप्टर में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड खा में आपके पास आंतरिक विकल्प मौजूद है, यानी कि अंदर ऑप्शंस रहेंगे। खंड गा में पाठ्यपुस्तक आरोह और विधान से प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो आपकी दो पाठ्यपुस्तक और बचती हैं। कौन कौन सी? आरोह और विधान। इससे प्रश्न पूछे जाएंगे खंड गा में। तीनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। जितने प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उप प्रश्नों में आपके पास विकल्प मौजूद है। यथासंभव तीनों खंडों के प्रश्नों का उत्तर क्रमशः दीजिए। हमेशा ध्यान रखिए कि पेपर आपको पूरा सीक्वेंस में करना है, यानी कि मान लीजिए इसमें 1 से लेकर 12 तक के प्रश्न दिए गए हैं, तो ये 12 प्रश्न आपके सीक्वेंस में होने चाहिए, 1 से लेकर 12 तक। चलिए, तो अब देखते हैं अपठित बोध जो हमारा खंड का है। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसके अंदर जो आपके पास बहुविकल्पी और वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं ये 10 मार्क्स के। हर किसी का मार्क्स डिवीजन अलग अलग है, वो अभी हम आपको बताते हैं। गद्यांश पढ़ते हैं, फिर इस पे आधारित बहुविकल्पीय और वर्णनात्मक प्रश्नों को करेंगे। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ये चाहते हैं कि गद्यांश बहुत जल्दी हो जाए, तो उसकी ट्रिक सिर्फ इतनी है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ा करिए,
फिर गद्यांश पढ़ा करिए तो आप फटाफट आंसर निकाल लेंगे कम समय। लोकतंत्र के तीनों पायों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अपना अपना महत्व है, किंतु जब प्रथम दो अपने मार्ग या उद्देश्य के प्रति शिथिल होती हैं या संविधान के दिशा निर्देश की अवहेलना करती हैं तो न्यायपालिका का विशेष महत्व हो जाता है। यानी कि विधायिका और कार्यपालिका जब अपने कामों को ठीक तरीके से नहीं करती तब न्यायपालिका यानी कि कोर्ट जो है उसका महत्व ज्यादा हो जाता है। न्यायपालिका ही जो हमें आईना दिखाती है, किंतु आईना तभी उपयोगी होता है जब उसमें दिखाई देने वाले चेहरे की विदूषता आपको सुधारने का प्रयास, यानी कि वो हमें बताता है कि आपने ये गलत किया है। लेकिन अगर कार्यपालिका और विधायिका उसको सुधारने के लिए तैयार हैं तो ही ये सुझाव काम करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनेक जनहितकारी निर्णयों को कुछ लोगों ने न्यायपालिका की अति सक्रियता माना है, पर जनता को लगा कि न्यायालय सही है। राजनीतिक चश्मे से देखने पर भ्रम की स्थिति हो सकती है। प्रश्न यह है कि जब संविधान की सत्ता सर्वोपरि है तो उसके अनुपालन में शिथिलता क्यों? अगर संविधान सर्वोपरि है तो उसको पालन करने में क्यों लोग पीछे रह जाते हैं? राजनीतिक दलगत स्वार्थ या निजी हित आड़े आ जाता है और यही भ्रष्टाचार को जन्म देता है। हमें कस्में खाते और जन कल्याण की ओर कदम उठाते आत्म कल्याण के ऐसे तत्वों को से देश को, समाज को सदा खतरा रहे। अतः जब कभी कोई न्यायालय ऐसे फैसले देता है जो समाज कल्याण के हों और राजनीतिक ठेकेदारों को उनकी औकात बताते हों तो जनता उसमें आशा की किरण दिखाई देती है, अन्यथा तो वह अंधकार में जीने को विवश है। यानी कि जब कोई ऐसी बड़ी संस्था द्वारा कोई गलत काम किया जाता है तो न्यायालय अगर उनको दंडित करती है तो जो मध्यम वर्ग के लोग होते हैं उनके अंदर एक आशा जागती है कि गलत करने वालों को कहीं ना कहीं कोई दंड मिलता जरूर है। चलिए अब इस पर पहले हमारे पास 3 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और फिर आगे वर्णनात्मक है। तो पहला बहुविकल्पीय है, न्यायपालिका का विशेष महत्व कब हो जाता है? जब विधायिका और कार्यपालिका अपने मार्ग से भटक जाती है ना, तभी तो न्यायपालिका का काम बढ़ता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के जनहितकारी निर्णयों को किसने न्यायपालिका की अति सक्रियता माना है? किसने माना है? यहाँ पर जैसे कि उसमें दिया गया तो वो है कुछ लोगों द्वारा इसे अति सक्रियता माना गया है। अब आते हैं, भ्रष्टाचार को जन्म देने वाला मुख्य कारण क्या है? तो राजनीतिक दल और निजी जो संस्थाएं होती हैं उनका स्वार्थ ही भ्रष्टाचार को जन्म देता है। न्यायपालिका की निष्क्रियता, संविधान का अनुपालन, राजनीतिक दलगत स्वार्थ या निजी हित। तो सही क्या है यहाँ पर? गा है। चलिए अब हमारे पास वर्णनात्मक प्रश्न है। यहाँ पर अति लघु भी है और लघु उत्तरीय है। तो अति लघु जो प्रश्न है वो 1 नंबर के रहेंगे और लघु उत्तरीय 2 नंबर के रहेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर जो कि 1 नंबर का है वर्णनात्मक में, वो हमारा अति लघु क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के जनहितकारी निर्णयों को जनता ने कैसा माना? तो क्या है? जनता ने सर्वोच्च न्यायालय के जनहित निर्णयों को सही माना। कुछ नहीं करना है क्योंकि भाई ये सिर्फ अति लघु है तो ज्यादा लिखना ही नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये हमारे 2-2 नंबर के रहेंगे। ये अति लघु रहेंगे, सॉरी लघु उत्तरीय रहेंगे। हाँ, जब संविधान की सत्ता सर्वोपरि है तो उसके अनुपालन में शिथिलता क्यों होती है? क्यों होती है? संविधान के अनुपालन में शिथिलता इसलिए होती है क्योंकि राजनीतिक दलगत स्वार्थ या निजी हित आड़े आ जाते हैं जो भ्रष्टाचार को जन्म देते हैं। नेक्स्ट है, न्यायालय के ऐसे फैसलों का महत्व क्या है जो समाज कल्याण के? न्यायालय बहुत से फैसले करता है तो इसमें कुछ फैसले ऐसे करता है जो समाज कल्याण के। तो क्या है? न्यायालय के ऐसे फैसलों का महत्व यह है कि वे समाज कल्याण के हों और राजनीतिक ठेकेदारों को उनकी औकात बताते, जिससे जनता को आशा की किरण दिखाई देती है। तो मतलब ये जरूरी हो कि आप गलत कर रहे हो, आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए और जो आम जनता इसे देख रही है उन्हें ये आशा की किरण रहे कि भाई जो गलत करेगा उसको दंड मिलेगा ही मिलेगा। प्रश्न संख्या 7 है, न्यायपालिका का आईना दिखाने का महत्व क्या है? मतलब वो कहती है ना न्यायपालिका सबका आईना दिखाती, तो इसका मतलब क्या है
कि आप जो गलत कर रहे हैं उसे हम मौका दे रहे हैं कि आप सुधारिए। न्यायपालिका का आईना दिखाने का महत्व यह है कि वह समाज को उनकी विदुषता को सुधारने का अवसर देता है, कि आपको सिर्फ अभी जो है कहते हैं ना एक वार्निंग देके छोड़ा जाता है कि अब आप अपनी गलती को सुधार लीजिए। चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 2, जहां पर हमारे सामने रखा गया है एक काव्यांश। ये रहेगा हमारा कितना 8 नंबर। इस पे भी 3 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके पास हैं, वर्णात्मक प्रश्न। अचल खड़े रहते हो ऊंचा शीश उठाए तूफानों में, सहनशीलता दृढ़ता हंसती जिसके यौवन के प्राणों में, वह पंथ बाधा को तोड़े बहते जैसे हो निर्झर, प्रगति नाम को सार्थक करता यौवन दुर्गमता पर चलकर, आज देश की भावी आशा बनी तुम्हारी ही तरुणाई, नए जन्म की श्वास तुम्हारे अंदर जगकर है लहराई, आज विगत युग के पतझर पर तुमको नव मधुमास खिलाना है, नव युग के पृष्ठों पर तुमको नूतन इतिहास लिखाना है, उठो राष्ट्र के नौ यौवन तुम दिशा दिशा का सुन आमंत्रण, जागो देश के प्राण जगा दो नए प्रातः का नया जागरण, आज विश्व को यह दिखला दो हम में भी जगाई तरुणाई, नई किरण की नई चेतना में हमने भी ली अंगड़ाई। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, नवयुवकों को प्रोत्साहित किया गया है कि वो बड़े कार्यशील रहे, देश की प्रगति के लिए काम करें। कविता में सहनशीलता दृढ़ता हस्ती जिनके यौवन के प्राणों में, पंक्ति से कवि का क्या आशय। अब इन्होंने बोला सहनशीलता दृढ़ता हस्ती, तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या है, युवाओं की शक्ति और उत्साह, युवाओं की मूर्खता, युवाओं की उदासीनता या युवाओं की निराशा। तो सही क्या है, युवाओं की शक्ति और उत्साह, उनके अंदर ताकत भी है और उत्साह। प्रगति नाम को सार्थक करता यौवन दुर्गमता पर चलकर का क्या तात्पर्य। अब इस पंक्ति का क्या मतलब है, प्रगति नाम को सार्थक करता यौवन दुर्गमता पे चलकर, यानी कि जो युवा है वो कठिन रास्तों पे आगे चलकर प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है ना। तो देखिए क्या है, प्रगति केवल आसान रास्तों पर चलकर ही संभव है, युवाओं का साहस और दृढ़ता प्रगति की वास्तविकता को बदलती है, प्रगति केवल अनुभव से आती है, प्रगति का अर्थ केवल भौतिक समृद्धि। तो यहाँ पर क्या होगा, युवाओं का साहस और दृढ़ता प्रगति को वास्तविकता में बदलती है, यानी कि युवाओं के अंदर जब ताकत और साहस रहता है तो वो प्रगति की ओर जाते हैं और देश को भी प्रगति की ओर लेके जाते। तो यहाँ पर दूसरा वाला सही रहे। नेक्स्ट आते हैं, नव युवकों के प्रश्नों को तुमको है नूतन इतिहास लिखाना। में कवि किससे अपेक्षा कर रहा है, किससे अपेक्षा ही कर रहा है, जाहिर सी बात है नवयुवकों को ही यहाँ पर कहा जा रहा है। तो सही क्या है, युवाओं। चलिए अब है वर्णात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, 5 और 6। ठीक है, नए प्रभात का नया जागरण का कवि में क्या तात्पर्य है। अब कविता में इसका क्या तात्पर्य है, नया प्रभात और नया जागरण। तो क्या दिया है, नया प्रभात का नया जागरण का अर्थ है नए दिन की शुरुआत, एक नए दिन की शुरुआत जो नई ऊर्जा चेतना और जागरूकता के साथ समाज और राष्ट्र में परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। ठीक है, नेक्स्ट है, कविताओं में उठो राष्ट्र के नव यौवन से कवि का क्या संदेश है। कवि जो है जितने भी नवयुवक हैं उनको उठकर आगे कार्यशील होने के लिए ये संदेश दे रहा है। कविता में उठो राष्ट्र के नव यौवन से कवि युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि वे अपनी ऊर्जा और उत्साह का उपयोग करके देश के पुनर्निर्माण और प्रगति में योगदान दें। यह एक आह्वान है कि वे राष्ट्र की दिशा बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं, यानी कि राष्ट्र जो है प्रगति की ओर जा रहा है तो इसमें अहम भूमिका कौन निभाएगा, जाहिर सी बात है देश के युवा ही निभाएं। हमें की भी जगाई तरुणाई, पंक्ति का कवि किस भाव को प्रकट कर रहा। तो यहाँ पर कवि युवाओं में नई जागरूकता को पैदा करने की कोशिश कर रहा। हमें भी जगाई तरुणाई, पंक्ति में कवि युवाओं की नई जागरूकता उभरती हुई ऊर्जा को व्यक्त कर रहा है कि उनके अंदर नई ऊर्जा है, उनको लेकर वो आ रहे हैं। यह भाव दर्शाता है कि युवा अब सोए हुए नहीं है,
वे अब जाग चुके हैं और समाज में परिवर्तन लाने के लिए तैयार है। समाज में अगर कोई भी चीज ऐसी है जहां पर परिवर्तन लाया जा सकता है, वो पूरी तरीके से तैयार है। तो ये हो गया खंड का, जो कि हमारा था 18 नंबर का। 10 नंबर का अपठित गद्यांश और 8 नंबर का अपठित पद्यांश। चलिए अब हम आ जाते हैं खंड का खा, जहां पर हमारी पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम से प्रश्न दिए जाए। चलिए देखते हैं। दिए गए 3 विषयों में से किसी एक विषय पर आधारित लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेखन लिखिए। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, किसी एक पर आपको रचनात्मक लेखन लिखना है। ध्यान रखिएगा, रचनात्मक लेखन आप जो भी करेंगे उसके लिए 6 नंबर मिलेंगे, लेकिन हाँ, रचनात्मक लेखन की जो शैली होती है वो आत्मपरक शैली होती है। इसमें मैं का इस्तेमाल किया जाता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, कुछ उदाहरण यहाँ पर आपके सामने लाए हैं। पहला है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब इस पर रचनात्मक लेख दिखा दिया गया। क्या है यह विषय? एक महत्वपूर्ण विचार है जो हमें मानसिक एवं आध्यात्मिक स्थिरता की ओर प्रेरित करता है। मानवीय जीवन में आनंद और खुशहाली की खोज में यह कहावत एक मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत करती है, ठीक है। हमको एक मार्ग दिखाती है इस तरीके से। इसका मतलब क्या होता है जानते हैं? मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी कि आपका मन अच्छा है तो कम में भी आपको सब कुछ अच्छा है। इसका अर्थ है जब हमारा मन शुद्ध और स्थिर होता है तब हम जीवन की कठिनाइयों को सुगमता से पार कर सकते हैं। यानी कि मतलब मन में अंदर आपके उत्साह होना चाहिए कि आप ये काम कर सकते हैं। गंगा को साफ और पवित्र माना जाता है, जिससे हमारे मन को उद्धार, शुद्धि और संतुलन मिलता है। इस लेख में हम देखेंगे कि यदि हमारा मन प्रशांत, आत्मनिर्भर और स्वच्छ है तो हम सभी जीवन की उच्चतम सत्ताओं को अनुभव कर सकते हैं। हम यह भी विचार करेंगे कि मन को कैसे चंगा बनाया जा सकता है और इसे कटौती में गंगा की तरह कैसे परिणत किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हमारे पास में आ जाता है हमारा प्रश्न, क्या दिया गया है यहाँ पर। दूसरा हमारे पास टॉपिक है, याद रखिएगा, पहला टॉपिक मन चंगा कटौती में गंगा, दूसरा है हमारा इंटरनेट से लाभ और हानियों विषय पर निबंध लिखना है, ठीक है। लाभ और हानियों में आप लिखेंगे। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें संचार, शिक्षा, व्यापार और मनोरंजन के क्षेत्र में क्रांति ला दी, लेकिन इसके साथ ही इंटरनेट के कुछ नुकसान भी। इस निबंध में हम इंटरनेट के लाभ और हानियों पर चर्चा करेंगे। पहले हम देखने जा रहे हैं इंटरनेट के लाभ क्या है। सूचना का भंडार। इंटरनेट पर हमें किसी भी विषय की जानकारी आसानी से मिल जाती है। यह शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत उपयोगी है। शिक्षा और अनुसंधान अगर हम करेंगे तो उसमें ये सूचनाएं हमारे लिए बहुत कारगर होंगी। फिर है संचार। इंटरनेट ने संचार को बहुत आसान और सुलभ बना दिया है। ईमेल, सोशल मीडिया और वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हम दुनिया के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से तुरंत संपर्क कर सकते हैं। अब इंटरनेट के जरिए देखिए, आप अगर यहाँ इंडिया में बैठे हैं और आपका कोई फ्रेंड अमेरिका में है तो आप उससे तुरंत बात कर सकते हैं, इवन उससे देख भी सकते हैं वीडियो कॉलिंग के थ्रू। फिर है ऑनलाइन शिक्षा। हम सभी लोगों ने कोरोना काल में ये सारी चीजें देखी, ऑनलाइन शिक्षा। इंटरनेट ने शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति ला दी। ऑनलाइन कोर्स, वेबिनार और ई लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम घर बैठे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर आते हैं मनोरंजन। इंटरनेट ने मनोरंजन के साधनों को भी बदल दिया। ऑनलाइन गेम्स, मूवी स्ट्रीमिंग और म्यूजिक स्ट्रीमिंग के माध्यम से हम अपने खाली समय का आनंद ले सकते हैं। फिर है व्यापार। इंटरनेट ने व्यापार के क्षेत्र में भी नए अवसर खोले। ई कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से हम घर बैठे ही खरीदारी कर सकते हैं और अपने उत्पादों को वैश्विक बाजार में बेच सकते हैं। तो देखा, इंटरनेट से हमें बहुत सारे फायदे हैं। आजकल आप समझ लीजिए हमारे दिन का आधा से ज्यादा समय इस इंटरनेट के जरिए ही चलता है। अब आ जाते हैं भाई, इतने फायदे हैं तो नुकसान भी है। क्या नुकसान है? गोपनीयता का खतरा, यानी कि जो हमारी प्राइवेसी है उसमें सेंध लगने का खतरा बना रहता है। इंटरनेट पर हमारी व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग हो सकता है। हैकिंग और साइबर अपराधों के कारण हमारी गोपनीयता खतरे में पड़ सकती है। आसक्ति मतलब क्या है? आदत पड़ जाती है, आदी हो जाते हैं।
इंटरनेट की अत्यधिक उपयोगिता के कारण लोग इसके आदी हो सकते हैं, जिससे उनकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही। गलत जानकारी, भाई हमको बहुत सारी जानकारी अगर इंटरनेट से पता चल रही है तो उसमें से बहुत सारी जानकारी गलत भी होती है। इंटरनेट पर कई बार गलत और भ्रामक जानकारियां भी मिलती हैं, जिससे लोग भ्रमित हो सकते हैं और गलत निर्णय ले सकते हैं। सामाजिक अलगाव, अब हम लोग इंटरनेट में एक मोबाइल लेकर बैठ जाएं और हम पूरे समाज से अलग कट जाते हैं, ठीक है। हमारी सोशल बॉन्डिंग, जो सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं वो तो ना के बराबर हो जाते हैं। इंटरनेट के अत्यधिक उपयोग से लोग सामाजिक रूप से अलग थलग पड़ सकते हैं। वे वास्तविक जीवन में कम समय बिताते हैं और आभासी दुनिया में अधिक बिताते हैं, यानी कि जो उनकी काल्पनिक दुनिया इंटरनेट के थ्रू जो बनी है वो उसमें ज्यादा समय बिताने लगते हैं। सुरक्षा खतरे, इंटरनेट पर वायरस और मैलवेयर का खतरा भी बना रहता है, जिससे हमारे कंप्यूटर और डेटा को नुकसान हो सकता है, ठीक है। इंटरनेट के लाभ और हानियां दोनों हैं। यह हमारे जीवन को आसान और सुविधाजनक बनाता है, लेकिन इसके साथ ही हमें इसके दुष्प्रभावों से भी सावधान रहना चाहिए, मतलब उससे भी बहुत नुकसान है। हमें इंटरनेट का उपयोग सोच समझकर और संतुलित तरीके से करना चाहिए, ताकि हम इसके लाभों का पूरा फायदा उठा सके और हानियों से बच सके, ठीक है। तो इंटरनेट पर यह निबंध था। चलिए अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है, काम अधिक बातें कम विषय पर अनुच्छेद लिखिए। यानी कि हम बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बातें करने लगते काम नहीं करते, ठीक है। तो ये वहीं पर दिया गया, काम अधिक बातें कम एक ऐसा सिद्धांत है जो हमें जीवन में अनुशासन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा काम करें तो प्रोडक्टिविटी भी उतनी ज्यादा। इस सिद्धांत का पालन करने से हम अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले यह सिद्धांत हमें समय की महत्ता को समझने में मदद करता है। जब हम अधिक बातें करते हैं और काम करते हैं तो हमारा समय व्यर्थ चला जाता है। ज्यादातर हमारा ध्यान कहाँ रहेगा, बातों में रहेगा, तो काम तो ज्यादा होगा नहीं, तो समय व्यर्थ गया ना। इसके विपरीत जब हम अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कम बातें करते हैं तो हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं और अधिक उत्पादक बन सकते हैं। जब कम बातें करेंगे, काम ज्यादा करेंगे, तो हम प्रोडक्टिविटी यानी कि जो काम हम कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरे, काम अधिक बातें कम का पालन करने से हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है, ठीक है। काम करने की जो शक्ति होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि अगर हम बातें करेंगे तो हमारा ज्यादातर जो एनर्जी है वो बातों में चली जाती है, तो हम काम करने में उतनी एनर्जी नहीं दे पाते हैं। जब हम अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अनावश्यक बातों से बचते हैं तो हम अपने कार्यों को अधिक कुशलता से पूरा कर सकते हैं। इससे न केवल हमारे कार्यों की गुणवत्ता बढ़ती है, बल्कि हम समय पर अपने लक्ष्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे, यह सिद्धांत हमें आत्म अनुशासन सिखाता है, यानी कि अपने आप में एक डिसिप्लिन सिखाता है। जब हम अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कम बातें करते हैं तो हम अपने जीवन में अनुशासन को बढ़ावा देते हैं। यह अनुशासन हमें हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। अंत में, काम अधिक बातें कम का पालन करने से हम एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, यानी कि एक पॉजिटिव एग्जाम्पल प्रेजेंट करते हैं। जब हम अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और कम बातें करते हैं तो हम दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं कि वे भी काम ज्यादा करें और बातें कम करें, कि वे अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें और अधिक उत्पादक, ठीक है। तो ये हमारे 3 रचनात्मक लेखन थे। अब हमारे पास में आ रहा है हमारी पुस्तक अभिव्यक्ति माध्यम से कुछ प्रश्न। याद रखिए, अभिव्यक्ति माध्यम में जो हमारे पास चैप्टर है कोर में, वो है चैप्टर नंबर 3, 4, 5 एंड 11, 12 और 13। सिर्फ ये 6 चैप्टर हमारे कोर में आने वाले हैं सिलेबस, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है? 2 into 4 यानी कि 8, यानी कि हमें यहाँ पर जो है 2-2 नंबर के 4 प्रश्न कर, 5 प्रश्न दिए गए, हमें 4 प्रश्न कर, ठीक है। 2-2 नंबर के रहेंगे। जब हम 4 प्रश्न करेंगे तो ये हो जाएंगे 8 नंबर। इंटरनेट की विशेषताएं, अब देखिए 2 नंबर का प्रश्न है, यानी कि 25 से 30 ज्यादा शब्दों को हमें लिखना नहीं, ठीक है, क्योंकि ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। इंटरनेट में प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय भी सारे गुण मौजूद हैं। यह एक अंतरक्रियात्मक यानी कि इंटरैक्टिव माध्यम है। इसमें आप मूक दर्शक
श्रोता नहीं। ठीक है, यानी कि सिर्फ हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम ऐसे नहीं होते, हम उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं इंटरनेट। ठीक है, नए और एवं अप्रत्याशित विषयों पर लेखन से आप क्या समझते हैं? यह एक चुनौती कैसे है? ठीक है, नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन में आत्मपरक मय शैली का प्रयोग किया जाता है। अभी देखिए, जब मैं रचनात्मक लेखन आपको करा रही थी, मैंने बोला था ना, इसमें आत्मपरक शैली यानी कि मय का इस्तेमाल हम करते हैं। यद्यपि निबंधों और अन्य आलेखों में मय शैली का प्रयोग लगभग वर्जित होता है, यानी कि आप अनुच्छेद लिखेंगे, निबंध लिखेंगे, तो उसमें ये सारे मय शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। किंतु नए विषय पर लेखन में मय शैली के प्रयोग से लेखक के विचारों और उसके व्यक्तित्व को झलक प्राप्त होती है। यानी कि जब हम ये लिखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो लिख रहा था, यानी कि जो लेखक था, वो क्या सोचता है, क्या चीजें हैं, वो निकलकर बाहर आई। फीचर की दो विशेषताएं बतानी। क्या है फीचर की दो लिखने की विशेषताएं? निम्नलिखित है। पहले, फीचर का विषय चर्चित एवं जन रुचि पर आधारित होना चाहिए, यानी कि बहुत फेमस एक टॉपिक होना चाहिए। दूसरा, लोग उसे पढ़ने में इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसी ये टॉपिक्स पर ही फीचर लिखे जाते हैं। फीचर सुगठित, क्रमबद्ध एवं रोचक होना अनिवार्य है। उसमें औत्सुक जिज्ञासा और भावनाओं को जागृत करने की क्षमता होनी चाहिए। तो ये दो आपके फीचर। अब चौथा प्रश्न है, नाटक में स्वीकार और अस्वीकार की अवधारणा से क्या तात्पर्य है? अब नाटक जो हम लोग देखते हैं ना, उसमें स्वीकार और अस्वीकार का क्या महत्व? देखिए, नाटक में स्वीकार के स्थान पर अस्वीकार का अधिक महत्व है, यानी कि जो एक्सेप्टेंस है उससे ज्यादा जो हम चीजों को डिनाई कर देते हैं उसका ज्यादा महत्व है। नाटक में स्वीकार तत्व के आ जाने से नाटक सशक्त हो जाता है। कोई भी दो चरित्र जब आपस में मिलते हैं और विचारों के आदान प्रदान में टकराव पैदा होना स्वाभाविक है। रंगमंच में भी यथा स्थिति को स्वीकार नहीं किया जाता है। वर्तमान स्थिति में के प्रति असंतुष्टि, छटपटाहट, प्रतिरोध और अस्वीकार जैसे नकारात्मक तत्वों के समावेश से ही नाटक सशक्त बनता है। देखिए क्या है, नाटक में अगर हर एक चीज पॉजिटिव होगी, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, यानी कि स्वीकार्य होगा, जो चीजें हैं बहुत अच्छी हैं, सब कुछ है, तो वहां पर आपको नाटक में कोई भी द्वंद्व दिखाई नहीं देगा। द्वंद्व नहीं होगा तो इंटरेस्टिंग नहीं होगा नाटक। इसलिए किसी भी नाटक को आगे ले जाने और इंटरेस्टिंग बनाने में टकराव, यानी कि विचारों में टकराव, सोच में टकराव, कार्य में टकराव, ये सारी अस्वीकार की भावना जब तक नहीं आती है, नाटक बहुत मजबूत नहीं बन पाता है, लोगों को इंटरेस्टिंग नहीं लगता। चलिए, अब हम आ गए प्रश्न संख्या 5 पे। यहाँ क्या दिया गया? निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं दो के उत्तर दीजिए। अब हमारे पास 3 प्रश्न दिए गए हैं, हमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने। क्या है यहाँ पर? देखिए, यहाँ पर आप जो भी प्रश्न लिखेंगे वहां पर एक प्रश्न के लिए 4 नंबर मिलेगा। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, समझ लीजिए आपको 60 से 70 शब्दों के अंदर इसके उत्तर लिखने। ठीक है, तो एक प्रश्न के लिए 4 नंबर। क्या है? वे कौन से कारण हैं जो किसी भी लेखन को विशिष्ट बना देते हैं? अब जाहिर सी बात है, पाठक, श्रोता या दर्शक जब भी किसी लेखन को देखते या पढ़ते हैं, तो जब उन्हें इंटरेस्टिंग लगता है, उनमें जो एक संघर्ष होता है, वो उसको रोचक बनाता है कि नहीं? कोई भी लेखन करते समय यह ध्यान देना जरूरी है कि हमारा पाठक, दर्शक या श्रोता कौन है, हमारी बातें उन्हें समझ में आ रही हैं या नहीं, हमारे तर्क और तथ्य आपस में मेल खा रहे हैं या नहीं। यानी कि मान लीजिए जो हमने तर्क दिया है और जो फैक्ट्स हम प्रेजेंट कर रहे हैं उनमें तालमेल है या नहीं। अब पता चला हम फैक्ट्स जो दे रहे हैं और जो रियलिटी है उनमें पूरी तरीके से डिफरेंस, तो भाई नाटक सशक्त बन ही नहीं पाएगा, लोगों को इंटरेस्टिंग ही नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी कथनी और करने में दोनों में फर्क रहेगा। हमारी अभिव्यक्ति उनकी जिज्ञासा या समस्या का समाधान करने में सक्षम हो, ये लेखन को विशिष्ट बनाने में अधिक आवश्यक है। तो ध्यान रखिए कि हम जो कोई भी चीज सामने रख रहे हैं, दर्शक हो, श्रोता हो, पाठक हो, वो अपने आप को उससे कनेक्ट समझे। अब ये कनेक्ट कैसे समझता है? देखिए, हम कोई मूवी देखने जाते हैं या हम कोई नाटक देखते हैं या हम कुछ कहानी पढ़ते हैं, तो उसमें हम अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको खोजते हैं, उनसे के साथ सिमिलर करने की कोशिश करते हैं और उन्हीं से समाधान निकालते हैं। तो अगर ये चीज किसी भी नाटक में प्रस्तुत है तो जाहिर सी बात है कि वो लोगों द्वारा पसंद किया जाएगा और वो उस नाटक को अलग विशिष्ट ही बना देगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में से सबसे पुराना माध्यम कौन सा है, उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पुराना माध्यम है मुद्रित माध्यम, यानी कि समाचार पत्र, है ना। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम मुद्रित माध्यम है, उसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है, मुद्रित माध्यम में स्थायित्व होता है, यानी कि यहाँ पर जो शब्द लिखे हुए हैं उनको हम आराम से पढ़ सकते हैं, और आज पढ़ सकते हैं, कल पढ़ सकते हैं, परसों पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने अगर आज बंद कर दिया तो कल हम खोलेंगे तो वो शब्द गायब हो जाएंगे, उनमें वो स्थायित्व बना रहता है। नेक्स्ट है, उसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। बात सही है, आप किसी भी लाइब्रेरी में जाएंगे, बहुत से पुराने आपको न्यूज़पेपर वहां पढ़ने को मिल सकते हैं। सुविधा अनुसार उसे बार बार पढ़ सकते हैं। मान लीजिए कि अभी हम पढ़ रहे थे, हमें कोई काम आ गया, हमने रख दिया, हम बाद में पढ़ लेंगे, या हमें कोई खबर इंटरेस्टिंग लगी तो हमने उसको तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन हमें लगा कि नहीं खबर ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, हम एक बार और पढ़ेंगे, तो हम फिर से उसको पढ़ लेते हैं। तो हम बार बार या जब मन चाहे हम उसको पढ़ सकते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं होती हैं। रेडियो और टीवी के लिए समाचार लिखते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, जबकि टीवी क्या होता है, टीवी एक दृश्य श्रव्य दोनों माध्यम है। तो इनमें जब हम समाचार लिखते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। रेडियो और टीवी के लिए समाचार लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, सहज सरल आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग करना चाहिए, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए, निम्नलिखित अधो हस्ताक्षरित क्रमांक आदि शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। ये शब्द आप समाचार लेखन में नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी बातें हैं वो कही जा रही हैं। अनावश्यक विश्लेषणों और शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए, जरूरी नहीं है तो वहां पर हमें उन विशेषणों को इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। चलिए, अब हम आ गए खंड ग में। ठीक है, तो खंड खा में हमारे क्या थे, अभिव्यक्ति और माध्यम, जो हमारी पुस्तक थी उससे प्रश्न थे। अब खंड ग में हमारी पुस्तक आरोह और वितान से प्रश्न आएंगे। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आरोह के काव्य खंड से आ रहे हैं प्रश्न। तो आरोह के काव्य खंड में हमारे पास 9 अध्याय, कितने हैं, 9 चैप्टर दिए गए। उनमें से किसी भी एक चैप्टर से एक काव्यांश आपके पास रखा जाएगा और उस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। 5 प्रश्न आपको करने। देखिए, क्या अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को है, उभरता उर्मे विहलता दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मैं होऊं किसके हित चंचल दिल जल्दी जल्दी ढलता है। तो कविता फर्स्ट चैप्टर है हमारा आत्मपरिचय और एक गीत, तो यहाँ लिया गया है एक गीत जिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो यहाँ पर बच्चे जो हैं वो भूखे होंगे, माँ बाप की आशा में होंगे, तो वो अपने घोंसलों से झांक रहे होंगे। ये ध्यान जैसे ही चिड़ियों को आता है, उनकी चिड़िया के पंखों में बहुत तीव्रता से गति आ जाती है। किससे, अब यही बात जब कवि को ध्यान आता है कि भाई उनसे मिलने के लिए घर में तो कोई है ही नहीं, तो उनके पैर ये सोचते ही रुक जाते। ठीक है, उर में भरता विहलता, यानी कि जो कवि है उनका मन जो है वो विहल हो उठता है। अब मैं किसके लिए इतना चंचल हूं, कितने मेरा हृदय चंचल हो और मैं जल्दी जल्दी घर पहुंचूं, क्योंकि मेरे घर में मेरा इंतजार करने वाला कोई भी नहीं। ठीक है, चलिए अब इस पर है 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। क्या है, पक्षी अपने घर की ओर तेजी से क्यों लौट रहे हैं, क्या कारण है, सायंकाल हो जाने से, बच्चों की व्याकुलता के कारण, रात के अंधकार के कारण, या पैरों की शिथिलता के कारण। तो सही क्या है, बच्चों की व्याकुलता के कारण। उन्हें जैसे ही याद आता है कि बच्चे व्याकुल है ना, तो उनके पैरों में जो है वो चंचलता आ जाती है। नेक्स्ट है, कभी घर लौटने की शीघ्रता में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसके पास घर नहीं है, वह अपने घर पर नहीं है, उसका कोई अपना नहीं है, या वह किसी के लिए चिंतित नहीं है, उसका कोई अपना नहीं। ठीक है, उसका कोई भी अपना नहीं। ठीक है, बच्चे घोंसले से क्यों झांक रहे हैं, माँ की प्रतीक्षा में। भाई जाहिर सी बात है, माँ बाप बाहर गए हुए हैं तो वो उनकी प्रतीक्षा में झांक रहे हैं। तो ये होगा नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं, पैरों का शिथिल होने का आश्रय क्या है। शिथिल होना मतलब क्या है, वो रुक जा रहे हैं।
ठीक है, क्या है, रुक जा रहे हैं। अब वो रुक क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर घर पहुंचने का कोई उत्साह नहीं है ना। तो ऑप्शन देखते क्या, आलस्य के कारण, रुक जाना, उत्साह नहीं होना या थकावट होना। तो शिथिलता का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो होता है रुक जाना, लेकिन यहां पर उनके अंदर वो उत्साह नहीं है, इसलिए ये क्या है, हम लिखेंगे उत्साह का नहीं होना। नेक्स्ट आते हैं, कवि की बेचैनी का कारण क्या है? क्या कारण है भाई? वो अकेला है, घर में उसका कोई इंतजार ही नहीं कर रहा, तो वो क्या है, अकेलापन। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने इसी काव्यखंड पर आधारित कुछ प्रश्न आएंगे। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो काव्यखंड के 9 अध्याय में से हमारे पास यहाँ पर रखे जाएंगे 3 प्रश्न और हमें सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देने। क्या है, कल्पना के रसायन को पी से कवि उमाशंकर जोशी का क्या आशय? तो यहाँ पर कौन सा है, छोटा मीरा। तो कवि ने ऐसा क्यों बोला है कि कल्पना के रसायन? अब कविता जो है वो कल्पना के माध्यम से ही आगे बढ़ती है ना। तो जो कविता रूपी पेड़ है उसमें कौन सी खाद पड़ रही है, कल्पना की खाद पड़ रही है। कल्पना की खाद पड़ेगी तभी वो कविता आगे बढ़ेगी। जिस प्रकार से अगर बीज को जमीन में बोया जाता है तो उसमें क्या होता है, उसमें हम खाद डालते हैं तो पेड़ बढ़ता है। उसी तरीके से कविता कैसे आगे बढ़ेगी, हम अपनी कल्पनाओं के माध्यम से उसे आगे की तरफ लेकर जाएंगे। कवि के लिए रचना कर्म तथा कवि कर्म समान धर्म प्रक्रिया है। जिस प्रकार खेत में खाद्यान्न उत्पादित करने के लिए किसान बीज, जल और रसायनों का उपयोग करता है, उसी प्रकार एक कवि रचना के सृजन के लिए शब्द रूपी बीज को पन्नों पर डालता है। क्या करता है, शब्द डालता है। शब्दों को भाव संवेदना के जल से सिंचित कर कल्पना के रसायन से उसे उर्वर बनाता है। अब उसमें हम भावनाएं भरते हैं, हम उसमें संवेदनाएं डालते हैं और इन्हें हम अपनी कल्पना के माध्यम से आगे लेकर जाते हैं। ठीक है, रचना कल्पना के रसायन को पीकर आनंद रस से परिपूर्ण हो जाती। यहां कवि रचना के लिए कल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण है। याद रखिए, कवि के लिए, कविता की रचना के लिए उसकी इमेजिनेशन होना बहुत जरूरी है, यानी कि कल्पना का होना अत्यंत आवश्यक है। उसका मानना है कि कल्पना के रसायन से रचना अधिक परिपक्व तथा अनंतता को प्राप्त करती। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप प्रसंग से ली गई पंक्ति ही बोले वचन मनुज अनुसारी का तात्पर्य क्या है? अब लक्ष्मण मूर्छा और राम, लक्ष्मण जी मूर्छित होकर पड़े हुए हैं, हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने के लिए गए हैं, मगर राम जी बहुत व्याकुल अपने छोटे भाई को इस दशा में देखकर, और वो उसके सर को उठाकर अपनी गोद में रखकर उस तरीके से विलाप कर रहे हैं जैसे कि एक साधारण मनुष्य करता है, जबकि वो तो प्रभु है, लेकिन उसके बावजूद वो एक साधारण मनुष्य की भांति अपने भाई के बिछुड़ जाने के डर से वो रो रहे हैं, वो उससे मूर्छित भाई से बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, बोले वचन मनुज अनुसारी, यानी कि वो कैसे वचन बोले, जैसे मनुज मतलब मानव के समान। लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप प्रसंग में ली गई पंक्ति बोले वचन मनुज अनुसारी का आश्रय है कि युद्ध क्षेत्र में हुए लक्ष्मण को देखकर, युद्ध क्षेत्र में लेटे हुए हैं ना, देखकर एक साधारण मनुष्य के अनुसार बोलने लगे। अर्थात कवि का आश्रय यह है कि लक्ष्मण के मूर्छित होने पर श्री राम का हृदय इतना व्याकुल हो उठा है कि वे एक साधारण मानव की तरह विलाप करने लगे। वे लक्ष्मण को देखकर करुण दशा में बोल पड़े कि आधी रात व्यतीत हो गई लेकिन अभी तक हनुमान जी औषधि लेकर नहीं। अब वो बहुत व्याकुल है अपने भाई को देखकर, और उनकी इसी व्याकुलता के कारण जो है वो क्या है, एक मनुष्य के समान बातें कर रहे। चलिए तीसरा प्रश्न, हमें 2 ही करने थे, 3 प्रश्न दिए गए थे। ठीक है, तीसरा प्रश्न यहां पर क्या दिया गया है, देखिए, व्याख्या करनी है। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। अब इसका मतलब क्या, इसकी व्याख्या में करनी। अब देखिए क्या है, कवि जो है वो अपनी बात को कहने के लिए इतने अलंकारिक यानी कि इतने मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे कि जो श्रोतागण थे उन्हें शब्द सुनकर तो बड़ा मजा आ रहा था, इसीलिए वो इतने मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन
वो अपने अर्थ को नहीं समझा पा रहे थे, यानी कि वो उस मंच पर अपनी जिस बात को कहने के लिए खड़े हुए थे वहां पर कठिन शब्दावली इस्तेमाल करने के कारण वे जो है वो समझा नहीं पा रहे। क्या नहीं समझा पा रहे हैं कि अरे भाई इस बात का मतलब क्या, क्योंकि वो तो बहुत कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब कठिन शब्दों का इस्तेमाल होता है तो उसके चलते आप भाषा के सही अर्थ को समझा नहीं सकते कि आप क्या बात कर रहे हैं, तो वो सही अर्थ वो समझा नहीं पा रहे थे, यानी कि उनकी भाषा जो है वो बेकार घूमने लगी क्योंकि उसका अर्थ किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था। कवि कहते हैं कि एक बार वह सरल कथ्य की अभिव्यक्ति करते समय भाषा को अलंकृत करने के चक्कर में ऐसा फंस गए, यानी कि सीधे सरल शब्दों में वो अपनी बात को कह रहे थे, लेकिन भाषा को अलंकृत करना था, सजाना था, तो उसके लिए उन्होंने बड़े ही मुश्किल शब्दावलियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि वह अपनी मूल बात को प्रकट नहीं कर पाए। जिस बात को कहने के लिए वहां खड़े हुए थे, भाषा की सुंदरता के कारण वो अपनी उस बात से हट गए। जिस प्रकार जोर जबरदस्ती करने से कील की चूड़ी मर जाती है, ठीक है, आप पेज है, पेज में अगर जबरदस्ती हम करेंगे तो वो फ्री हो जाता है, पेज फ्री हो जाता है, उसकी चूड़ी चली जाती है, वो टाइट ही नहीं होगा और तब चूड़ीदार कील की चूड़ी विहीन कील की तरह ठोकना पड़ता है, यानी कि फिर उस पेज को हमें कील की तरह ठोकना पड़ता है। उसी प्रकार कथ्य के अनुकूल, यानी कि जो बात हम कहने वहां खड़े हुए थे उसके हिसाब से जब हमारी भाषा नहीं होती है, यानी कि भाषा के अभाव से कथन का प्रभाव नष्ट हो जाता है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। यानी कि अब हमने क्या किया, हमने तो कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर लिया। अब इन कठिन शब्दों के चक्कर में क्या हुआ कि जो बात कहने हम वहां खड़े हुए थे वो तो अर्थ किसी को समझ में नहीं आ रहा, यानी कि वो अर्थ का अनर्थ हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं अपने, अच्छा ये इसी पर है, अब हमारे पास फिर से काव्य खंड पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। अब हमें फिर से 3 प्रश्नों में से 2 प्रश्न करने हैं, लेकिन अब ये प्रश्न जो हैं आपको अभी 3-3 नंबर के थे, अब 2-2 नंबर के थे। ठीक है, क्या है, पतंग कविता का प्रतिपाद्य बताइए। तो यहाँ पर हमें पतंग कविता में बताया गया है कि वहां पर बाल सुलभ क्रियाओं का, बच्चों की इच्छाओं का, उनकी तीव्रता का बड़ा ही खूबसूरत वर्णन किया गया है। इस कविता में कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं व उमंगों का सुंदर वर्णन किया है। पतंग बच्चों की उमंग उल्लास के रंग बिरंगे सपनों का प्रतीक है। शरद ऋतु में मौसम सुहावना और आकाश साफ हो जाता है। जाहिर सी बात है, शरद ऋतु का मतलब क्या होता है कि भाई ठंड जो है, बारिश चली गई है, अब मौसम अच्छा रहता है। चमकीली धूप बच्चों को आकर्षित करती है, वे इस मनोरम मौसम में पतंगे उड़ाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि भाई ना ज्यादा गर्मी है ना ठंडा है, आसमान खुला है ना हवा तेज है, साफ आसमान है, तो पतंग उड़ाई जा सकती है। आसमान में उड़ती पतंगों को उनका बाल मन छूना चाहता है। उसके पीछे भागते दौड़ते बच्चे गिर गिर कर भी संभलते हैं। पतंगों के लिए दौड़ते हुए बच्चों के कोलाहल के में से चारों दिशाएं मानो मृदंग की आवाज से गुंजित हो जाती हैं। अब मृदंग की आवाज क्या है, चारों तरफ बच्चे दौड़ रहे हैं, बच्चों की आवाजें हैं, तो चारों दिशाओं से शोर आ रहा है, जैसे कि चारों दिशाओं से कोई मृदंग बज रहा। उनकी कल्पनाएं पतंगों के सहारे आसमान को पार करना चाहती हैं। अब बच्चों के लिए क्या, पतंगे बहुत एक्साइटेड, जैसे पतंग आसमान में उड़ रही वैसी उनकी कल्पनाएं भी आसमान में उड़ने लगती। प्रकृति भी उनका सहयोग करती है, तितलियां उनके सपनों को रंगीला बनाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता से आपकी राय में अपंगों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। पहली बात है, अपंगों के साथ हमें बहुत स्नेह से, संवेदनशीलता के साथ, उन्हें अपने सामान समझते हुए, अब ये नहीं कि हम उनकी मदद कर रहे हैं तो उनके ऊपर दयनीय भाव नहीं, उनके ऊपर विनम्रता दिखाइए पर दया नहीं दिखाइए, उन्हें अपने समान समझते हुए व्यवहार करना चाहिए। अपंग दया का नहीं अपितु स्नेह का पात्र होता है। हमें उनके साथ यह सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए कि यदि हम इनके स्थान पर होते तो हमारी समाज में क्या उपेक्षा होती। मान लीजिए अगर हम अपंग होते तो हमारे साथ क्या होता, ये होता तो क्या हमको अच्छा लगता। तो अगर हमें जो चीजें अच्छी लगती उस समाज में रहते हुए हमें वही व्यवहार किसी अपंग के साथ करना चाहिए। हमारा व्यवहार उनके साथ सहयोगात्मक होना चाहिए, यानी कि किसी काम में अगर उन्हें हमारी जरूरत है तो उनका सहयोग करना चाहिए। उनकी अपंगता की सीमा को हमें अपने व्यवहार से दूर करना चाहिए। अब मान लीजिए अगर वो अपंग हैं तो कोई ऐसा काम होगा जो नहीं कर पा रहे हैं तो हम उनकी मदद कर दें, तो उनकी वो जो अपंगता का जो खालीपन है वो दूर हो जाएगा।
जैसे अंधा व्यक्ति सड़क पार करना चाहता है तो हमें उसे पकड़कर सड़क पार करानी चाहिए, एक ही उसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो हम उसको सड़क पार करा दे, तो जो उसके अंदर जो कमी है उसे हम अपने जरिए पूरा कर देते हैं। तीसरा प्रश्न है, विप्लवी बादल की युद्ध नौका को कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई हैं? बादल राग के अनुसार बताई गई। तो चलिए, विप्लव बादल यानी कि बादल राग में जो बादल हैं उनकी क्या क्या विशेषताओं को बतलाया गया है। बादल राग कविता में कवि ने विप्लवी बादल को युद्ध नौका की निम्नलिखित विशेषताएं बताई। अभी युद्ध नौका है ना, तो वो क्या है, समीर सागर पर तैरती है, यानी कि हवा का जो सागर है उसके ऊपर तैर रही है। बादल कहाँ तैरते हैं? आसमान में, हवा में तैरते हैं। और किस पे तैरते हैं? हवा के जरिए तैरते हैं, तो उसे क्या है, तिरती है समीर सागर पे। यानी कि जिस प्रकार पे सागर पे नाव तैरती है उसी प्रकार से बादल रूपी नाव जो है वो हवा रूपी समुद्र के ऊपर तैर रही। तो देखिए क्या है, यह समीर सागर पर तैरती है। यह भेरी गर्जन में सहग, जिस प्रकार से युद्ध से पहले भेरी बजाई जाती है युद्ध के आगाज का संदेश देते हुए, उसी तरीके से विप्लव के बादल यानी कि वे बादल जो कि प्रकृति में लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले हैं, उनका गर्जन उसी युद्ध से पहले की भेदी होती है। यानी कि वो बता रहे हैं कि मैं आ रहा हूं और अब प्रकृति में और मनुष्यों के जीवन में बदलाव आने वाला। नेक्स्ट है, इसमें ऊंची आकांक्षाएं भरी होती हैं, बहुत ऊंची ऊंची आकांक्षाएं। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या 9 में हमारे गद्य खंड के जो 6 अध्याय हैं, उन 6 अध्यायों में से किसी भी एक अध्याय से आपके सामने गद्यांश रखा जाएगा। इस गद्यांश को पढ़ना है और इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, 5 प्रश्नों के। ठीक है, देखिए क्या, अनुच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी बहुविकल्पीय रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। तो चैप्टर कौन सा है? समझ में आ गया ना, चैप्टर है जाति प्रथा और श्रम विभाजन। ठीक है, जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। पूर्व लेख ही इसका आधार होता है, यानी कि आपके जो भाग्य में लिखा है वही आधार होता है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं, जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल विवशता पूर्वक करते। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना से ग्रस्त कर रहकर टालू काम करने और काम करने के लिए प्रेरित करती है। अब मान लीजिए जो काम हम कर रहे हैं उसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, तो हम टालने वाला ही काम करेंगे। हम इंटरेस्ट लेके तो काम करेंगे नहीं। जब हम टालने वाला काम करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं आएगी, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। ठीक है ना, तो काम हमेशा हमें वो दिन मिलना चाहिए जो जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, तो काम अच्छा होता है, प्रोडक्टिविटी अच्छी होती है, क्वालिटी अच्छी होती है, क्वांटिटी अच्छी होती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वालों का ना दिल लगता हो ना दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती? अब हमारा अगर काम में दिमाग ना लगे तो बताइए, जैसे मेरा काम है आपको पढ़ाना, मेरा काम अगर इसमें मन ना लगे तो क्या हम आपको चीजों को समझा पाएंगे? हम नहीं समझा पाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो मेन है कि जो काम हम कर रहे हैं उसमें हमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अतः यह निर्विवाद रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से ही जाति प्रथा हानिकारक प्रथा है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर सक्रिय बना देती है। क्योंकि भाई जाति प्रथा में तो भाई आपका काम आपके जन्म से पहले निर्धारित हो जाता है। अब कि भाई आपके पिताजी अगर लोहार हैं तो आप लोहार का काम करोगे, पिताजी आपके पुश्तों से काम बढ़ई का हो रहा है तो आपको बढ़ई का काम करेंगे। अब मान लीजिए आप पैदा नहीं हुए तब से पहले आपका काम डिसाइड हुए, लेकिन बड़े होकर आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं है, आप पढ़ना लिखना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, मगर नहीं, आपको मन मार कर वही काम करना पड़ेगा जो आपके पूर्वज करते आए। ठीक है, तो जाति प्रथा का ये नियम होता है। तो आर्थिक दृष्टि से हो, उत्पादन की दृष्टि से हो, इन दोनों ही दृष्टियों से जाति प्रथा ठीक तरीके से काम नहीं करती है श्रम निर्धारण में। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर इस पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों पर। क्या है? श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा किससे युक्त है? जाहिर सी बात है गंभीर दोषों से युक्त है। तो सही क्या है? गंभीर दोषों से।
नेक्स्ट आते हैं, जाति प्रथा का श्रम विभाजन किस पर निर्भर करता है? जाति प्रथा का श्रम विभाजन जो है वो किस पर है? मनुष्य की स्वेच्छा पर। जाति प्रथा का श्रम विभाजन स्वेच्छा पर तो है ही नहीं, मनुष्य की शिक्षा पर, मनुष्य की समझदारी पर, या मनुष्य की गलती पर। तो यहाँ पर जाति प्रथा का श्रम विभाजन किस पर निर्भर नहीं करता? तो वो है उसकी स्वेच्छा पर, क्योंकि वहां पर उसे अपनी मर्जी से अपना जो है काम चुनने की आजादी ही नहीं होती। श्रम विभाजन पर मनुष्य किस भावना का कोई महत्व नहीं रखता? यानी कि जाहिर सी बात है, श्रम विभाजन पर मनुष्य किस भावना पर कोई महत्व नहीं रखता? वो है उसकी व्यक्तिगत भावना, कोई महत्व ही नहीं रखती। मान लीजिए अगर उसका काम करने का मन नहीं है, ये काम वो नहीं करना चाहता, तो नहीं, उसे मन मार के वही काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर उसकी व्यक्तिगत भावना का कोई महत्व नहीं रहता। नेक्स्ट आती है, किसी भी काम में कुशलता कब प्राप्त नहीं होती? जाहिर सी बात है, अगर हमारा किसी काम में दिलो दिमाग नहीं लग रहा है तो वो काम में कुशलता प्राप्त नहीं होगी, है ना। जब तक व्यक्ति का दिल और दिमाग काम नहीं करता है, काम में अगर नहीं लगेगा तो भाई उसमें कुशलता प्राप्त नहीं। जाति प्रथा मनुष्य को निष्क्रिय कैसे बनाती है? किस तरीके से वो निष्क्रिय बना रही है? जाहिर सी बात है, मनुष्य को स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति दोनों को दबाकर, उसका अपना इंटरेस्ट ही नहीं है। जब उसका किसी काम में इंटरेस्ट नहीं है, उसकी प्रेरणा नहीं है, उसका मन नहीं कर रहा, तो जाहिर सी बात उसे दबा देगा, है ना, तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर 4 है, मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि और आत्मशक्ति दोनों को दबाकर। चलिए अब हम आगे प्रश्न संख्या 10 में, जहां पर हमारे सामने हमारे गद्य खंड पर आधारित ही 3 प्रश्न रखे गए हैं, जिनमें से 2 प्रश्न करने हैं। और इन 2 प्रश्नों के जो भी आप प्रश्न करेंगे उसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे एक प्रश्न के लिए। तो 2 प्रश्न करोगे तो कितने हो जाएंगे? 6 नंबर। तो ध्यान रखिएगा, ये इसके उत्तर आपको 50 से 60 शब्दों के बीच में रखने हैं। तो नंबर वाइज तो वैसे तो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, क्लास 10th में भी मैंने आपको समझाया था। 2 नंबर का प्रश्न है तो 25 से 30 शब्द, 3 नंबर का प्रश्न है तो 50 से 60 शब्द, 4 नंबर का प्रश्न है तो आप मान के चलो कि भाई 80 से 100 नंबर का प्रश्न है, 5 नंबर का है तो 100 से 120 नंबर का है। तो ये हमारा 3 नंबर का प्रश्न है, यानी कि 50 से 60 शब्दों के बीच इसका आंसर लिखना होगा। पहलवान की ढोलक कहानी से क्या संदेश मिलता है? अपने शब्दों में बताइए। पहलवान की ढोलक, यहाँ पर जो हमारे लुट्टन पहलवान हैं वो परिस्थितियों से हारते नहीं, संघर्ष करते रहते, है ना। तो ये हमें प्रेरणा देता है कि हमारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों में हमें हारना नहीं चाहिए और संघर्ष करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। पहलवान की ढोलक कहानी से हमें संघर्ष, समर्पण और विजय के महत्वपूर्ण संदेश मिलते हैं। यह कहानी दिखाती है कि सफलता के लिए कठिनाइयों का सामना करना, निरंतर प्रयास करना और संघर्ष को नहीं हारने देना आवश्यक है। बहुत जरूरी है कि अगर आप सफलता पाना चाहते हैं तो लगातार जो आपके संघर्ष करना है और जो कठिनाइयां आ रही हैं उनसे आपको लड़ के आगे निकलना है। यह एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें जीवन के मुश्किल समयों में आगे बढ़ने का साहस देती है। चलिए दूसरा प्रश्न है, भक्तिन की चारित्रिक विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। भाई भक्तिन जुझारू है, संघर्षशील है और साहसी है। ये सारी चीजें उसके पूरे जीवन गाथा से हमें पता चलती है ना। भक्तिन के माध्यम से लेखिका ने एक भारतीय नारी का दिलचस्प और संवेदनशील चित्रण करने का प्रयत्न किया है। उसका कद छोटा है और शरीर दुबला पतला था, उसके होंठ पतले और आंखें छोटी थी, वह गरीब की तरह दिखाई देती थी। 50 वर्ष की होने पर भी वह वृद्ध नहीं दिखाई देती थी। भक्ति ने संघर्षशील और स्वाभिमानी स्त्री थी। वह परिस्थितियों से डरती नहीं बल्कि उनका मुकाबला करती। पति की मृत्यु के बाद वह खेत में कड़ा परिश्रम करके अपनी बेटियों का पालन पोषण करती है। वह शास्त्रों के तर्कों द्वारा दूसरों को अपने मन के अनुकूल बनाने में निपुण है। यानी कि अगर उससे कोई आर्गुमेंट कर रहा है तो वो आर्गुमेंट में जीत नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो शास्त्रों का उदाहरण भी उसमें प्रस्तुत कर देती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि भक्तिन कर्तव्यपरायण, संघर्षशील, स्वाभिमान आदि गुणों से युक्त होने के साथ साथ सामान्य मनुष्य की भांति असत्यवादन, हेरा फेरी आदि दुर्गुणों से भी युक्त है। अब हेरा फेरी कहाँ करती है? इधर उधर पैसे पड़े हैं तो उनको संभाल के रख देती है, झूठ भी बोलती है, ना पढ़ने के लिए वो कितने बहाने बनाती है। तो उसके साथ बहुत क्वालिटी भी है, तो कुछ साधारण मनुष्य जैसी कुछ खामियां भी उसके अंदर।
तीसरा प्रश्न है, कालिदास ने शिरीष की कोमलता और द्विवेदी जी ने उसकी कठोरता के विषय में क्या कहा है? शिरीष के फूल पाठ के आधार पर बताइए। कालिदास ने उसकी कोमलता के बारे में कहा है कि भाई इसके फूल जो हैं वो भौरे जो होते हैं उनके पैरों का दबाव भी नहीं झेल सकते, ये फूल इतने कोमल होते हैं। मगर हमारे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कहना है कि भाई ये तो बहुत ही विपरीत परिस्थितियों, चारों तरफ जब ज्येष्ठ मास में लू के थपेड़े चल रहे हैं, तपती धूप है, उसमें भी ये फूल सरस बना रहता है, तो उसे बड़ा कठोर बताया गया है ना। कालिदास और संस्कृत साहित्य ने शिरीष को बहुत कोमल बताया है। कालिदास का कथन है कि शिरीष का पुष्प भौरों के पदों के कोमल दबाव को सहन नहीं कर सकता। मतलब भौरा कितना होता है, इतना छोटा होता है, इतने बहुत छोटा भौरा अगर उस फूल के ऊपर बैठ जाए तो उसके पत्ते खराब हो जाते हैं। पक्षियों का तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। लेकिन इससे हजारी प्रसाद द्विवेदी सहमत नहीं। उनका विचार है कि इसे कोमल मानना भूल है। इसके फल इतने मजबूत होते हैं कि नए फूलों से निकल आने पर भी स्थान नहीं छोड़ते। यानी कि पुराने फूल जो हैं वो अपनी जगह टिके रहेंगे, नए फूल आ गए तब भी वो अपनी जगह को नहीं छोड़ेंगे, जब तक पुराने फूल इन्हें धक्का मारकर वहां से नीचे नहीं गिरा देते हैं, जब तक नए फल पत्ते मिलकर धकिया कर इन्हें बाहर नहीं कर देते, तब तक वे डटे रहते हैं। वसंत के आगमन पर जब सारी वनस्थली पुष्प पत्र से मर्म रित होती रहती है, तब भी शिरीष के पुराने फूल बुरी तरह से खड़खड़ाते रहते हैं। समझ में आया? तो पूरी तरफ जो है वसंत में जहां नए नए फूल आ रहे हैं, ये वहां पर पुराने फूल भी अपनी गति में खिले ही रहते हैं। चलिए आगे प्रश्न संख्या 11, जहां पर फिर गद्य खंड पर आधारित प्रश्न है, लेकिन अब वर्ड लिमिट बदल जाएगी। अब हर प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, 2 प्रश्न जो आपको करने हैं, तो जाहिर सी बात है इनके आंसर आपको कितने में लिखने पड़ रहे हैं? 25 से 30 शब्द। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 2 के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर गद्य खंड पर ही 3 प्रश्न रखे जाएंगे, 2 करने। बाजार के जादू से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। बाजार का जादू यानी कि वो जादू जो नजरों से चलता है। बाजार दर्शन से आश्रय है, बाजार के बारे में विवरण, जैसे बाजार में क्या क्या मिलता है, बाजार से लोग क्यों आकर्षित होते हैं, बाजार के आकर्षण से बचने के उपाय क्या हैं, बाजार के गुणदोषों का वर्णन, बाजार की सार्थकता आदि में विस्तृत जानकारी देना, बाजार के लाभ हानि के बारे में रोचक ढंग से बताना आदि इसमें शामिल है। तो बाजार का जादू, यहाँ पर तो बाजार दर्शन से आश्रय स्पष्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर 2 प्रश्न आपको मिल गए हैं। देखिए पहला तो ये प्रश्न हो जाएगा कि बाजार दर्शन से क्या आश्रय, तो आप ये पूरा आंसर लिख सकते हो। लेकिन अगर पूछा जाए बाजार के जादू से क्या आश्रय है, तो बाजार में मिलने वाली चीजों के आकर्षण में जब हम फंस जाते हैं और ना चाहते हुए भी अपनी अनुपयोगी वस्तुओं को हम खरीद कर घर ले आते हैं, तो ये बाजार का जादू कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। काले मेघा पानी दे पाठ में बारिश करवाने के लिए कौन सा अंतिम उपाय किया जाता है? लेखक इसके लिए क्यों तैयार नहीं होता और जीजी किन तर्कों से इसे सही ठहराती है? तो काले मेघा पानी में जब बारिश नहीं होती है तो पानी प्राप्त वर्षा कराने के लिए इंद्र सेना जो है वो घर घर पानी मांगने के लिए निकलती है। लेकिन हमारे लेखक वो पानी देने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि उनका मानना है कि जब चारों तरफ पानी की इतनी किल्लत है तो उस समय इस तरह पानी की बर्बादी अच्छी नहीं है। तो जीजी उन्हें बताती है, तर्क देती है कि भाई जिस तरीके से हम सूर्य भगवान को अर्घ चढ़ाते हैं, उसी तरीके से इंद्र सेना पर पानी डालना इंद्र भगवान को अर्घ देने के बराबर है। जिस प्रकार से किसान जो है वो थोड़े से बीज बोकर बहुत सारी खेती को काटता है, उसी तरीके से इंद्र सेना पर हम थोड़ा सा पानी बोते हैं, जिससे इंद्र भगवान प्रसन्न होकर बहुत सारे पानी की वर्षा करेंगे। तो जीजी कई तर्कों को यहाँ पर देती है। दान देने भी एक उन्होंने तर्क मौजूद किया था यहाँ पर। काले मेघा पानी दे पाठ में बारिश करवाने के लिए अंतिम उपाय के रूप में गांव के बच्चे इंद्र सेना यानी कि मेधक मंडली घर घर जाकर पानी मांगते हैं, और पानी की कमी होने पर भी कठिनाई से इकट्ठा किया हुआ पानी लड़कों पर फेंकने को लेखक पानी की निर्मम बर्बादी मानता है। वो मना कर देते हैं कि भाई मैं नहीं फेंकूंगा क्योंकि ये पानी की बर्बादी है। उसके अनुसार यह पाखंड और अंधविश्वास है। जीजी के अनुसार यह पानी की बर्बादी नहीं बल्कि पानी का अर्थ है, क्योंकि उनके अनुसार जब हम पानी दान करेंगे तो बदले में हमें पानी मिलेगा। वे दान पुण्य में त्याग का महत्व मानती कि भाई जिस प्रकार हम
दान देते हैं तो भगवान हमको उसे 4 गुना 10 गुना करके लौटाते हैं, उसी तरीके से हम पानी का दान दे रहे हैं तो भगवान हमें इसे भी 1000 गुना करके वापस देंगे। तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर लिखिए कि श्रम विभाजन किस आधार पर होना चाहिए, उसके लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए, जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन व्यक्ति की उपयोगिता, उसकी कर्मठता का अंत कर देती है। तो हमेशा श्रम विभाजन व्यक्ति की कार्यकुशलता पर आधारित होना चाहिए, उसकी दिलचस्पी के अनुसार होना चाहिए। देखिए, श्रम विभाजन व्यक्ति के स्वभाव और रुचि पर आधारित होना चाहिए, यानी कि वो जिस चीज को पसंद करता है उस पर आधारित होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के विकास का पूरा अधिकार है। इस प्रकार के व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए तो समाज उन्नति करता है। समाज के सभी सदस्यों को यदि आरंभ से ही समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएं तो व्यक्ति रुचि से कार्य करेगा। इस प्रकार का व्यवहार उचित और व्यवहारिक होता है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपना काम लेंगे तो हमारा उसमें मन लगेगा तो काम भी अच्छा होगा, प्रोडक्ट अच्छा निर्माण होगा। ठीक है, यानी कि प्रोडक्टिविटी भी रहेगी, क्वालिटी भी रहेगी, क्वांटिटी भी रहेगी, अगर काम हमारे मन के हिसाब से है ना। अगर मान लीजिए किसी काम में हमारा मन नहीं लग रहा है, जैसे जाति प्रथा के हिसाब से जो श्रम विभाजन होता है उसमें मनुष्य की रुचि का कोई मतलब ही नहीं होता, उसे तो अपने पूर्वजों के हिसाब से ही काम करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में वो काम बेमन से करेगा, जब बेमन से करेगा तो जाहिर सी बात है काम अच्छा नहीं है कि नहीं। चलिए, अब हम आ गए अपने आखिरी प्रश्न पे। प्रश्न पत्र का हमारा आखिरी प्रश्न है प्रश्न संख्या 12, जहां पर हमारी पूरक पाठ्य पुस्तिका वितान पर से जो हमारे वितान के 3 अध्याय हैं, उन्हीं 3 अध्यायों में से हमारे सामने 3 प्रश्न रखे जाएंगे, यानी कि सिल्वर वेडिंग, जूझ और अतीत में दबे पांव। इन 3 अध्यायों से हमारे पास प्रश्न रखे जाएंगे और इनमें से हमें सिर्फ 2 प्रश्नों को करना है और हर प्रश्न के लिए आपको 5 नंबर मिल रहे हैं। तो अब अगर 5 नंबर मिल रहे हैं तो आप बताइए भाई आंसर कितने वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। जाहिर सी बात है आपको 100 to 120 वर्ड्स के अंदर इसका आंसर लिखना है। मैंने आपको पहले ही मार्क्स के अकॉर्डिंग वर्ड लिमिट बता दी है। अगर 2 नंबर का प्रश्न है तो मानकर चलिए कि आपको 25 से 30 शब्दों में आंसर लिखना है। 3 नंबर का अगर आपको 3 नंबर का प्रश्न दिया जा रहा है तो उसमें 50 से 60 शब्दों के बीच आंसर लिखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 80 से 100 नंबर के बीच आपको जो है आंसर लिखना है। और अगर 5 नंबर का प्रश्न है तो आपको 100 से 120 शब्दों के बीच में आंसर लिखना है। और हाँ, अगर 1 नंबर का प्रश्न है तो आपको 15 से 20 शब्दों के बीच आंसर लिखना होता है। ठीक है, तो ये सीबीएसई का स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है जहां पर मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी वर्ड लिमिट डिसाइडेड होती है लैंग्वेजेस क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो ये हमारी वितान पुस्तक से है। पहला प्रश्न है, यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखते हुए समझाइए कि नई पीढ़ी के लिए उन्हें अपनाना क्यों उपयुक्त है। सिल्वर वेडिंग के आधार पर बताइए। अब देखिए, ये जो चैप्टर है सिल्वर वेडिंग, ये पूरी तरीके से पीढ़ियों के बीच जो अंतराल है उसमें वैचारिक मतभेद के ऊपर आधारित है, जहां किशन-दा, यशोधर बाबू और यशोधर बाबू के ये बच्चों के जो मत है उनको प्रस्तुत किया जा रहा है, जहां पर मतभेद आपको साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए क्या है। यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग कहानी के चरित्र नायक हैं। वे नए परिवेश में फिट होने की त्रासदी झेलते हुए परंपरावादी व्यक्ति हैं। उनके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। परंपराओं के निर्वाहक, वो क्या है? परंपराओं के निर्वाहक हैं। यशोधर बाबू परंपराओं के निर्वाहक है, यानी कि जो रूढ़ियां परंपराएं चली आ रही उसी को लेकर चलना। जैसे जनेऊ पन्न्यू था और दशहरे में रामलीला के लिए लोगों को घर दे देना है, ये सारी काम वो करते थे। वे रिश्ते नातों को बहुत अधिक तवज्जो देते हैं। साथ ही वे रामलीला, होली, गवाना और जनेऊ पन्न्यू की परंपरा का पालन करना चाहते हैं। वे रोज धार्मिक प्रवचन भी सुनते जाते हैं और पूजा पाठ भी करते। आधुनिकता के विरोधी हैं, यानी कि जो कहीं ना कहीं मॉडर्निटी आ रही है उसको वो पसंद नहीं करते। यशोधर बाबू आधुनिकता के नाम पर मनमानी करने, उच्छलन होने, कम कपड़े पहनने और नए नए उपकरणों को अपनाने के पक्षधर नहीं, उन्हें ये पसंद ही नहीं है। उन्हें शादी की सिल्वर वेडिंग मनाना गैर जरूरी लगता है, यानी कि वो जो सिल्वर वेडिंग की उन्होंने पार्टी रखी थी घर पे, वो भी उनको बिल्कुल पसंद नहीं आई।
इसीलिए वे आइडियल होकर ना विरोध करते हैं और ना ही समर्थन करते हैं। यानी कि उन्हें ये सारी चीजें कहीं ना कहीं समहाउ इम्प्रॉपर लगती है, इसीलिए उनके तकिया कलाम में ये चीज है, जो चीज सही नहीं लगती उसके लिए वो वर्ड यूज करते हैं समहाउ इम्प्रॉपर। कर्तव्यनिष्ठ, यशोधर बाबू कर्तव्यनिष्ठ हैं। वे अपने कर्तव्यों को कार्यालय और परिवार में पूरी निष्ठा के साथ निभाते हैं। वे चारों ओर के विरोध के बावजूद पिता का कर्तव्य भी पूरी तरह निभाते हैं। मतलब बच्चे भी कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं लेकिन तब भी वो उसको पूरी तरीके से निर्वाहन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसंत पाटिल कौन है और लेखक आनंद यादव ने उससे दोस्ती क्यों की और कैसे? तो ये चैप्टर नंबर 2 है, जो है कि हमारा जूझ चैप्टर से लिया गया है। तो वसंत पाटिल हमारे आनंद यादव के इस कक्षा का सबसे होनहार बच्चा है, जिसकी संगत में आकर हमारे लेखक भी काफी होनहार हो गए थे, है ना। वसंत पाटिल दुबला पतला परंतु होशियार लड़का था। वह स्वभाव से शांत था तथा हर समय पढ़ने में लगा रहता था। वह घर में पूरी तैयारी करके आता तथा उनके सभी सवाल ठीक होते थे। वह दूसरों के सवालों की जांच करता था। उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया गया था। वह हमेशा पहली बेंच पर मास्टर के पास बैठता था। कक्षा के सभी छात्र उसका सम्मान करते थे। लेखक भी उसकी देखा देखी मेहनत करने लगा। उसने बस्ता व्यवस्थित किया, किताबों पर अखबारी कागज का कवर चढ़ाया और हर समय पढ़ने लगा। उसके सवाल भी ठीक निकलने लगे। वह भी वसंत पाटिल की तरह लड़कों के ये सवाल जांचने लगा। भाई कहते ना संगत का असर होता है, तो हमारे लेखक पे भी वसंत पाटिल की संगत का असर हो गया था। इस तरह दोनों दोस्त बन गए तथा एक दूसरे की सहायता से कक्षा में अनेक काम करने लगे। चलिए अब हमारी प्रश्न पत्र का आखिरी प्रश्न है, जो कि दिया है अतीत में दबे पांव से। मोहनजोदाड़ो की नगर योजना आज की सेक्टर मार्क कॉलोनियों के नीरस नियोजन की अपेक्षा अधिक रचनात्मक है। टिप्पणी कीजिए। देखिए, सबसे पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है मोहनजोदाड़ो, जो इतना व्यवस्थित बना है कि आजकल की जो नगर योजनाएं हैं उनके मुकाबले बहुत उन्नत है। इसीलिए बहुत सारे जो प्लान सिटी जैसे कि चंडीगढ़ है बनाए गए, वो उसी मोहनजोदाड़ो की ग्रिड प्लान के बेस पर ही बनाए गए। उनसे देखकर ही चंडीगढ़ जैसे शहरों को प्लान किया गया है ना। तो चलिए देखते हैं। मोहनजोदाड़ो की सड़कों और गलियों का विस्तार खंडरों को देखकर किया जा सकता है। यहाँ हर सड़क सीधी है या फिर आड़ी है। तो जैसे होता है ना आजकल के शहरों में ऐसे कर्व करके है, ऐसे कर्व करके एक भी सड़क वहां पर आपको नहीं मिलेगी। चबूतरे के पीछे गढ़ उच्च वर्ग की बस्ती है, महाकुंड है, स्नानागार है, ढकी नालियां हैं, अन्न के कोठार, सभा भवन, घरों की बनावट, भव्य राजप्रासाद, समाधियां आदि संरचनाएं ऐसी सुव्यवस्थित हैं कि कहा जा सकता है कि शहर नियोजन से लेकर सामाजिक संबंधों तक में इनकी कोई तुलना नहीं। वर्तमान की सेक्टर मार्क कॉलोनियों में आड़ा सीधा नियोजन बहुत मिलता है। मतलब जहां पर जिस चीज की जरूरत नहीं वो सारी चीजें मिलती हैं, जो रहन सहन को नीरस बनाता है तथा इससे नियोजन के नाम पर हमें अराजकता ज्यादा हाथ लगती है। अतः कहा जा सकता है कि आज की सेक्टर मार्क कॉलोनियां इनके सामने बिल्कुल फीकी है। यानी कि मोहनजोदाड़ो में जो ग्रिड प्लान बना था शहर का, वो आज के समय में भी बहुत उत्तम है। तो ये था हमारा क्लास 12 का जो कोर का सैंपल पेपर है। ये हमने फर्स्ट सैंपल पेपर आपको कराया। कुछ इसी तरीके के सैंपल पेपर मैं भी आपके सामने और लेकर आऊंगी ताकि आप प्रैक्टिस कर सको और पूरी तरीके से प्रिपेयर हो सको अपने एग्जाम के लिए, ठीक है। और बाकी रिलेटेड जितने भी आपके चैप्टर हैं, वन शॉट रिवीजन है, ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उन्हें देखकर पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कोई भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सैंपल पेपर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।